आपकी अच्छी नीयत बदल देती है आपका भाग्य और परिणाम। नीयत ऐसी चीज है जो कभी भी किसी की भी बदल सकती है, चाहे राजा हो या आम इंसान। नीयत के बदलने से बदल जाता है भाग्य और परिणाम। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक समय की बात है, किसी गांव में विक्रम नाम का एक शिकारी अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहा करता था। विक्रम के विवाह को कई साल बीत चुके थे, मगर अभी तक वह संतान के सुख से पूरी तरह से वंचित था। एक दिन विक्रम शिकार करने के लिए घर से निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी निर्मला उससे कहने लगी कि आज तो आपको कोई ना कोई शिकार करना ही होगा, क्योंकि घर में जितने भी खाने पीने की वस्तुएं थीं वो सब समाप्त हो चुकी हैं। विक्रम कहने लगा कि मैं जानता हूँ निर्मला, जब तुम मेरी वजह से भूखी रहती हो ना तो मुझे बहुत दुख होता है। निर्मला कहने लगी कि यह कैसी बातें कर रहे हो आप भला, आपकी वजह से मैं क्यों भूखी रहती हूँ। विक्रम कहने लगा, क्योंकि मैं एक शिकारी हूँ और काफ़ी समय से मुझे कोई ढंग का शिकार नहीं मिला है। अगर मैं शिकार के अलावा कोई और काम जानता तो शायद हमें यह दिन देखने ना पड़ते। निर्मला कहने लगी कि भगवान पर भरोसा कीजिए, आज कोई ना कोई शिकार आपको मिल ही जाएगा। निर्मला की बात सुनकर विक्रम बड़े ही उदास मन से जंगल की ओर निकल गया और अपनी तिरछी निगाहों से पैनी नजरों से शिकार को खोजने लगा। तभी उसकी नज़र एक वृक्ष पर पड़ी। उसने देखा कि उस वृक्ष के ऊपर अपने घोंसले के ऊपर एक चील बैठी हुई थी और ठीक उसके पीछे एक सर्प उसे डसने के लिए तैयार बैठा था। विक्रम कहने लगा, अरे यह तो चील है और यह जिस अंदाज से बैठी हुई है, इससे लगता है कि यह अपने अंडों की हिफाजत कर रही है और यह सांप एकदम से घात लगाए हुए बैठा है। अगर सांप ने इसे डस लिया तो यह बेचारी बेमौत मारी जाएगी। रुक जाओ। इतना बोलकर विक्रम ने अपने तीर कमान में तीर चढ़ा लिया और उस सर्प के ऊपर वार कर दिया। कुछ ही देर में सर्प घायल होकर नीचे गिर पड़ा और तड़प तड़प करके वहीं मर गया। अचानक वह चील विक्रम की ओर देख करके इंसानी आवाज में कहने लगी कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, मैं इसके बदले में तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। चील की जुबान से इंसानों की आवाज़ सुनकर विक्रम पूरी तरह से घबरा गया और कहने लगा कि तुम तो एक चील हो, फिर भी तुम इंसानी आवाज़ में कैसे बात कर सकती हो। वह चील कहने लगी कि मैं एक विचित्र चील हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, तुमने तो मेरी जान बचाई है। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। विक्रम ने कहा, मैं मदद करने की कीमत नहीं लेता। चील कहने लगी कि तुम तो बहुत अच्छे इंसान मालूम पड़ते हो, फिर तुम शिकार क्यों करते हो। तब विक्रम ने कहा, क्योंकि मुझे शिकार करने के अलावा और कोई काम नहीं आता है, और वैसे भी अच्छे इंसानों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है। शादी के कई सालों के बाद भी मेरी कोई संतान नहीं है। अगर मेरी कोई संतान होती तो मुझे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर चील बोली, मैं एक मायावी चील हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे घोंसले पर जो दो अंडे देख रहे हो, यह कोई मामूली अंडे नहीं है, बल्कि विचित्र जादुई अंडे हैं। तुम इन दोनों अंडों को अपने घर ले जाओ। एक अंडे से एक गरीब पुत्र जन्म लेगा जो सच्चाई का देवता होगा, और दूसरे अंडे से एक राजकुमार जन्म लेगा जो वीरों का वीर, बड़े दिल वाला होगा। विक्रम उन दोनों अंडों को अपने घर पर लेकर आ जाता है और सारी घटना अपनी पत्नी को बता देता है। और विक्रम अपनी पत्नी से कहता है, मैं क्या बताऊं निर्मला, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जो घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है वह सत्य है। निर्मला कहती है, हाँ, तुम्हारे हाथ में यह दो अंडा बता रहा है, तुमने जो कुछ भी देखा है वह सब सत्य है। अब और देर ना करो, जल्दी से इन अंडों को उठाकर रख दो। विक्रम ने जैसे ही वह अंडे रखे, अचानक अंडों का आकार बढ़ने लगा और दोनों अंडे देखते ही देखते फूट गए। अंडों के फूटते ही दो शिशुओं की किलकारी विक्रम और निर्मला के कानों में गूंजने लगी। इसका मतलब वह मायावी चील सही बोल रही थी। यह दोनों अंडे तो वाकई चमत्कारी निकले। इतना बोल करके निर्मला ने अंडों से दोनों बच्चों को उठा लिया और विक्रम से कहने लगी कि यह दोनों बच्चे तो बड़े ही सुंदर हैं। हाँ निर्मला, यह दोनों ही बड़े प्यारे बच्चे हैं। आज से यही दोनों हमारे पुत्र हैं। इनके जन्म से पहले ही इनकी भविष्यवाणी कर दी गई है, इसलिए मैं इनका नामकरण भी अभी से कर देती हूँ। इनमें से एक राजकुमार होगा और उसका नाम मैं रखती हूँ कुमार, और दूसरा गरीब होगा लेकिन मन का बड़ा धनी होगा, उसका नाम मैं रखती हूँ दीपक। निर्मला की बात सुनकर विक्रम मुस्कुराने लगा। समय इसी तरह से बीतता जा रहा था
और निर्मला अपने दोनों पुत्रों के मोह में इस कदर डूब गई कि वह भूल चुकी थी कि उसके दोनों पुत्र उसकी कोख से नहीं बल्कि अंडों से जन्मे हैं। ऐसे ही करीब 18 साल बीत गए। कुमार और दीपक 20 साल के हो चुके थे। वह दोनों भाई अपने पिता विक्रम के साथ खेतों में उसका हाथ बटाता था। एक दिन वह दोनों अपने पिता के साथ खेत में बैठे हुए थे कि तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां आकर विक्रम से कहने लगा, अरे विक्रम भाई, तुमने कुछ सुनाया क्या? विक्रम कहने लगा, भाई अरे रुको रुको, क्या हो गया? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे सारे नगर में भय का माहौल छाया हुआ है। अरे जब से तंत्रिका ने महाराज गिरु प्रताप की पुत्री का अपहरण करने की धमकी दी है, अरे क्या बताऊं, पूरे राज्य में सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। राजा गिरु प्रताप को इस तंत्रिका की जादूगरनी से बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए था। उसके बारे में तो सभी जानते हैं कि वह कितनी दुष्ट है और कितनी क्रूर है, और वह काली विद्या की रानी है। कितने मासूम और निर्दोष लोगों का खून पिया है। फिर विक्रम ने कहा, हाँ बात तो सही है, लेकिन यह तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तंत्रिका का मुकाबला बड़े से बड़ा साधु भी नहीं कर सका। तभी तो कुमार क्रोधित होते हुए अपने पिता विक्रम से कहने लगा कि पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस तंत्रिका का सर्वनाश कर दूंगा। जब भी मैं किसी पर अत्याचार होते हुए देखता हूँ तो मेरा खून खोल उठता है, और फिर तंत्रिका तो एक बहुत ही बड़ी अत्याचारी है। कुमार की बातें सुनकर दीपक कहने लगा, अरे देखो भाई, सीधी सी बात है, तंत्रिका का अंत तो मैं भी कर सकता हूँ, परंतु अगर महाराज स्वयं चलकर मेरे पास आए और मुझसे मदद मांगे तभी मैं उनकी मदद करूँगा। दीपक और कुमार की बातें सुन करके वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे तुम दोनों की कौशल पर कोई शक नहीं है। व्यक्ति की बात सुनकर दोनों भाई मुस्कुराने लगे। उधर राजा गिरु प्रताप चिंतित अवस्था में दरबार में अपनी पुत्री राजकुमारी रूपमती के साथ बैठे हुए थे कि तभी उनके बगल में खड़ा हुआ उनका मंत्री उनसे कहने लगा, महाराज, इस तरह से चिंतित होने से कुछ नहीं होगा। यह सब छोड़िए और जल्दी से जल्दी कोई उपाय सोचिए जिससे उस तंत्रिका को गिरफ्तार किया जा सके। मंत्री जी, तुम्हारे कहने पर ही हमने तंत्रिका को इस राज्य से बाहर खदेड़ दिया था। हमने सोचा था कि वह डर जाएगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अरे उसने तो हमारी आंखों के सामने हमारी पुत्री का अपहरण करने की धमकी दे दी है। मंत्री कहता है, महाराज, लगता है हमने तंत्रिका को राज्य से बाहर करने में जल्दबाजी कर दी थी। हमें सबसे पहले उसके मंसूबों के बारे में जान लेना चाहिए था कि आखिर वह ऐसी कौन सी काली विद्या की प्रक्रिया कर रही थी जिसके लिए इतने निर्दोष लोगों और मासूमों की उसने बलि दी थी। राजा कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे हो मंत्री। यह सब सुनकर राजकुमारी रूपवती कहने लगी, पिताजी, अब तो सभी साधुओं ने भी मदद करने से इनकार कर दिया है। कोई भी साधु संत उस तंत्रिका से मुकाबला नहीं कर सकता है। तो क्या वास्तव में वह तंत्रिका मेरा अपहरण करके ले जाएगी? राजकुमारी रूपमती ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर एक स्त्री भारी आवाज से कहती हुई टकराई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रूपमती, मैं तुम्हारे महल से तुम्हारे ही पिता के सामने तुम्हारा अपहरण करके ले जाऊंगी और वह कुछ नहीं कर सकेगा। तभी वहां दरबार में काला धुआं फैलने लगा और अगले ही पल उस काले धुएं ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। वो बूढ़ी औरत भयानक मुस्कान से राजा गिरु प्रताप से कहने लगी, मूर्ख राजा, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे राज्य से निकाल देगा और मैं आंखें बंद करके बैठी रहूंगी? मुझे केवल एक बलि की आवश्यकता थी जो तूने मुझे नहीं लेने दी। अब वह बलि मैं तेरी बेटी से लूंगी और उसके बाद मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। इतना कहकर वह तंत्रिका काले धुएं में परिवर्तित हो गई और पूरे महल में काला धुआं फैल गया। अगले ही पल जब वह धुआं वहां से हटा, लेकिन राजकुमारी रूपवती वहां से गायब थी। यह देखकर राजा चिल्लाते हुए कहने लगा, मंत्री जी, यह क्या हो गया? अरे देखा नहीं तुमने, तंत्रिका ने जो कहा वो करके दिखा दिया। अरे वो हमारी आंखों के सामने ही हमारी बेटी को लेकर चली गई। जाओ जाओ और जाकर सारे राज्य में जितने भी साधु संत हैं उन्हें यहाँ लेकर आओ। तब मंत्री ने कहा, महाराज, सभी साधुओं ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, केवल एक साधु के अलावा, परंतु उनके पास आपको चलकर जाना पड़ेगा। वह राजमहल में नहीं आते हैं। राजा बोला, हम अपनी पुत्री की जान बचाने के लिए कहीं भी चलने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी बताओ, वो साधु हमें कहाँ मिलेंगे? कुछ ही देर में राजा गिरु प्रताप मंत्री के साथ
जंगल में घने वृक्ष के नीचे खड़ा था, जहाँ एक साधु उस वृक्ष के नीचे अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। अचानक साधु ने आंखें खोल करके राजा गेरू प्रताप की ओर देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ राजन, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। राजा ने कहा, अगर आप सब कुछ जानते हो महाराज तो फिर मेरी सहायता कीजिए। साधु ने कहा, हे राजन, इस समय मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ कि वह तंत्रिका आपकी पुत्री को लेकर के कहाँ गई है, परंतु मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री को बचा करके नहीं ला सकता हूँ। लेकिन इतना बता सकता हूँ कि अगर तुम्हारी पुत्री को कोई बचा सकता है तो केवल इस संसार में दो विचित्र याचक ही बचा सकते हैं, जिन्होंने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया है। यह सुनकर के राजा गेरू प्रताप बुरी तरह से चौंक गया। हे साधु, क्या आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया है तो फिर कैसे जन्म लिया है? साधु ने कहा, यह जानने का भी तुम्हारे पास समय नहीं है। महाराज, जाओ, जाकर यह ऐलान कर दो कि अगर कोई भी व्यक्ति तुम्हारी पुत्री को उस तंत्रिका के चंगुल से छुड़ाकर लेकर आएगा तो तुम उस वीर से अपनी पुत्री का विवाह कर दोगे। मैं जानता हूँ कि इस संसार में केवल दो ही युवक हैं जो तंत्रिका से नहीं डरते। वह दोनों तुम्हारी पुत्री को उसके चंगुल से छुड़ा करके जरूर ले आएंगे। उसके बाद तुम उन दोनों में से किसी एक से अपनी पुत्री का विवाह कर देना। अब ज़्यादा सवाल मत पूछना महाराज, क्योंकि समय बहुत कम है। साधु का आदेश सुनते ही राजा गेरू प्रताप अपने मंत्री के साथ अपने महल में पहुंच गया और उसने सारे राज्य में यही घोषणा करवा दिया कि जो साधु महाराज ने कहा था। ऐलान सुनकर कुमार अपना घोड़ा लेकर कहीं जाने की तैयारी करने लगा कि तभी उसका भाई दीपक आकर उससे कहने लगा, कुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? कुमार ने कहा, अरे क्या तुमने सुना नहीं है कि महाराज गेरू प्रताप ने घोषणा करवाई है कि जो कोई भी उनकी पुत्री को तंत्रिका से छुड़ा करके लाएगा वह उसका विवाह अपनी बेटी से करा देंगे। मैं राजकुमारी रूपमती को तंत्रिका के चंगुल से आज़ाद कराकर उससे विवाह करूंगा। तभी वहां पर विक्रम और निर्मला आ जाते हैं और कहने लगे, लेकिन बेटा, यह तंत्रिका तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कुमार कहने लगा, चाहे कितनी भी खतरनाक हो, कितना भी कठिनाई हो, मुझे उससे डर नहीं लगता। तभी दीपक कहने लगा कि तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर कुमार कहने लगा, देखो भाई, अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो राजकुमारी रूपमती को बचाने में हम दोनों दावेदार हो जाएंगे। फिर तो राजकुमारी रूपमती को हम दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। दीपक ने कहा, नहीं भाई, मुझे राजकुमारी रूपमती से विवाह नहीं करना है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ और मुझे तंत्रिका को मार करके बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि उसने बहुत से गरीब और निर्दोष लोगों की बेवजह जान ली है। कुछ ही देर में दोनों भाई वहां से रवाना हो गए। उन दोनों को जाते हुए देखकर निर्मला विक्रम से कहने लगी कि कैसे पिता हैं आप? आपने दोनों बेटों को रोका क्यों नहीं? आप जानते हैं कि तंत्रिका कितनी खतरनाक है। अगर मेरे दोनों बेटों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तो विक्रम ने कहा, शायद तुम भूल गई हो निर्मला कि हमें यह दोनों पुत्र कैसे मिले थे। अब हमारे दोनों पुत्र अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और आगे क्या होगा यह तो भाग्य ही बता सकता है। इधर दोनों भाई चलते चलते एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी दीपक कहता है, कुमार, हम दोनों यहाँ पर आ तो गए हैं, पर हमें यह नहीं पता कि तंत्रिका हमें कहाँ मिलेगी। कुमार कहने लगा, हाँ, तुमने सही कहा है। कोई भी साधु डर की वजह से हमें बताने को तैयार भी नहीं है। तभी क्या होता है कि वहाँ पर एक चील उड़ती हुई आ गई और उन दोनों की ओर देखकर कहने लगी, मैं जानती हूँ कि वह तंत्रिका तुम्हें कहाँ मिलेगी। चील के मुंह से इंसानी आवाज़ सुनकर दोनों भाई आश्चर्यचकित रह गए। कुमार ने कहा, तुम तो एक चील हो, भला मनुष्य की आवाज़ में कैसे बात कर सकती हो? चील बोली, मैं कोई साधारण चील नहीं हूँ, बल्कि एक विचित्र चील हूँ। कैसी विचित्र चील? हम दोनों समझे नहीं। दोनों भाइयों ने कहा। तो चील कहने लगी, समझने और समझाने का समय भी नहीं है। मैं केवल तुम दोनों को यह बताना चाहती हूँ कि तुम दोनों साधारण नहीं हो। अगर इस संसार में तंत्रिका का मुकाबला कोई कर सकता है तो वह तुम दोनों हो, और तंत्रिका को तुम दोनों एक साथ मिलकर ही मार सकते हो। फिर चील ने कहा, ध्यान से सुनो, जब तुम दोनों तंत्रिका के काले महल के अंदर पहुंचोगे तब तुम्हें तंत्रिका की कोई भी बात नहीं सुननी है। तुम दोनों में से एक उसकी चोटी को पकड़े लेगा और दूसरा उसकी चोटी में जाकर के आग लगा देगा। जैसे ही उसकी चोटी में आग लगेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसकी जान उसकी चोटी में है।
और इसके बाद राजकुमारी रूपमती को लेकर तुरंत महल में चले जाना। अब तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो। जब तुम अपनी आंखों को खोलोगे तो स्वयं को उस तंत्रिका के महल में पाओगे। उन दोनों भाइयों ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने खुद को एक विचित्र महल के अंदर देखा कि सामने एक भयानक बूढ़ी स्त्री खड़ी थी जो घूर रही थी और ठीक उसके बगल में डरी सहमी राजकुमारी रूपमती खड़ी थी। वह बूढ़ी स्त्री कोई और नहीं बल्कि वही तंत्रिका थी। वह गुस्से से उनकी ओर देखकर कहने लगी, तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? जहाँ तक मैं जानती हूँ कि किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वह महल के अंदर घुस सके। तंत्रिका की बात सुनकर उन दोनों भाइयों ने कोई जवाब नहीं दिया और कुमार तुरंत जाकर तंत्रिका की चोटी पकड़ ली। ऐसे करते ही तंत्रिका खुद को लाचार महसूस करने लगी। वो चीखती हुई कहने लगी, नामुमकिन है, इस तरह की शक्ति पृथ्वीलोक के वासियों में नहीं हो सकती है। ऐसी शक्ति तो केवल पाताल लोक के वासियों में ही होती है। इसका मतलब मैंने सालों पहले पाताल लोक की रानी को जीवित छोड़ने की गलती कर दी थी, जब मैंने उसे एक चील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तंत्रिका ने इतना कहा ही था कि तभी दीपक ने उसकी चोटी में आग लगा दी। कुछ ही देर में तंत्रिका जलकर राख हो गई। उसके राख होते ही कुमार ने राजकुमारी रूपमती की ओर देखकर कहा कि डरने की कोई बात नहीं है राजकुमारी, अब तुम सुरक्षित हो। राजकुमारी जल्दी चलिए, हमें आपको तुरंत महल में लेकर चलना है। कुछ घंटों के बाद कुमार और दीपक राजकुमारी रूपमती को लेकर राजा गेरू प्रताप के महल में खड़े थे। राजा अपनी पुत्री की ओर देखकर चौंक पड़ा तो राजा कहने लगा, महाराज, मैं आपकी पुत्री को तंत्रिका के चंगुल से आज़ाद कराकर ले आया हूँ और तंत्रिका को भी मैंने समाप्त कर दिया है। यह सुनकर राजा पूरी तरह से चौंक करके कहने लगा, अरे आप यह क्या कह रहे हैं? लेकिन साधु महाराज ने तो कहा था कि मेरी पुत्री को तंत्रिका के चंगुल से केवल वही छुड़ा सकता है जिसने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया हो। इसका मतलब तुम दोनों भाई वही हो। इतना बोलकर राजा कुमार और दीपक की ओर देखकर कहने लगा, मैं तुम दोनों के माता पिता से मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे माता पिता को सम्मान से अपने महल में बुलाना चाहता हूँ। कुछ ही देर में विक्रम और निर्मला महल के दरबार में खड़े थे। राजा कुमार की ओर देखकर कहने लगा कि मुझे साधु महाराज ने बताया था कि मेरी पुत्री को तंत्रिका के चंगुल से केवल वही दो युवक छुड़ा सकते हैं जिन्होंने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया होगा। तुम्हारे दोनों पुत्र न केवल मेरी पुत्री को तंत्रिका के चंगुल से छुड़ा कर लाए हैं, बल्कि उन्होंने तंत्रिका को भी समाप्त कर दिया है, जिसे बड़े से बड़े साधु भी समाप्त नहीं कर पाए। चलो अब बताओ, आखिरकार इसका रहस्य क्या है? राजा ने इतना कहा ही था कि तभी वहीं चील उड़ती हुई महल पहुंच गई और रंग बिरंगे किरणों के साथ एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। यह देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और वह सुंदर स्त्री राजा की ओर देखकर कहने लगी, हे राजन, उस साधु महाराज ने सच कहा था। दरअसल यह दोनों मेरे ही पुत्र हैं। उस सुंदर स्त्री ने कहा, वर्षों पहले तंत्रिका ने पाताल लोक पर शासन करने के लिए निर्दोष लोगों की बलि चढ़ाने शुरू कर दी थी। जब मुझे इस बात का पता चला तब मैंने तंत्रिका को सबक सिखाने के लिए पृथ्वीलोक पर भेजने का निर्णय लिया, लेकिन मैंने उसे कमज़ोर समझ लिया था। तंत्रिका ने मुझे चील के रूप में अपनी शक्ति से परिवर्तित कर दिया, मगर वह नहीं जानती थी कि मैं उस समय गर्भवती थी। मैंने चील के रूप में 2 अंडे दिए और यह दोनों पुत्र उन्हीं अंडों से जन्मे हैं। अपने काले जादू की शक्ति के बल पर तंत्रिका इतनी ताकतवर हो गई थी कि पृथ्वी लोक का कोई भी मनुष्य उसे समाप्त नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे दोनों पुत्रों ने अपनी साहस और ताकत से उसे समाप्त कर दिया। तभी वहां पर वही साधु जो वृक्ष के नीचे बैठा था रंग बिरंगे किरणों के साथ प्रकट होकर राजा से कहने लगा, महाराज, यह स्त्री सही कह रही है। जब यह चील के रूप में परिवर्तित थी तब इसकी मदद करने के लिए मैं इसके पास पहुंचा था और यह मुझसे विनय करने लगी थी। तब इंसानी आवाज़ में बोलने की शक्ति मैंने इसे दी थी। साथ ही मैंने इसे बताया था कि इसके अंडों से जो 2 पुत्र जन्म लेंगे वही दोनों पुत्र तंत्रिका को समाप्त कर सकते हैं। उसे अपने पुत्रों को किसी ऐसे मनुष्य को सौंपना होगा जिसके दिल में दया की भावना हो। पाताल लोक की रानी ने यही किया और इतना बोलकर वह साधु वहां से गायब हो गया। पाताल लोक की रानी अपने दोनों बेटों की ओर देखकर कहने लगी कि समय आ गया है बेटा पाताल लोक लौटने का।
तुम तो पाताल लोक के राजकुमार हो, इसलिए मैं तुम्हें लेकर जाना चाहती हूँ। दोनों लड़कों ने कहा, नहीं, मेरे माता पिता इसी पृथ्वी लोक के हैं और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। आपने भले ही मुझे जन्म दिया हो माँ, लेकिन मेरी परवरिश पृथ्वी लोक में रहने वाले इंसानों ने की है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। पाताल लोक की रानी मुस्कुराती हुई वहाँ से गायब हो गई और उसके गायब होते ही राजा मुस्कुराते हुए दोनों भाइयों से कहने लगे कि तुम दोनों ने मेरी बेटी की जान बचाई है। बताओ, तुम दोनों में से कौन मेरी बेटी के साथ विवाह करना चाहता है? कुमार कहने लगा कि मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ महाराज। और दीपक कहने लगा, महाराज, मैं अपने माता पिता के साथ रहकर मेहनत करके अपना जीवन जीना चाहता हूँ। दीपक की बात सुनकर राजा मुस्कुराने लगा। कुछ ही दिनों में राजा ने अपनी पुत्री रूपमती का विवाह कुमार के साथ कर दिया और दीपक अपने माता पिता की जी जान से सेवा करने में जुट गया। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिसके दिल में मदद की भावना होती है उसका कभी अहित नहीं होता है। जो दूसरों की मदद करने की भावना अपने मन में रखता है, भगवान उसका भला जरूर करता है और वह अपने हर मुकाम पर विजय को प्राप्त करता है। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।